आज का टॉपिक है धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहला है धर्मसूत्र, दूसरा है स्मृति और तीसरा है टीका। ठीक है, धर्मशास्त्र में देखो एक ऐसा शास्त्र जिससे धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी, धर्म कैसे चलेगा, धर्म के नियम क्या है, कैसे उसको मान्यता मिलेगी। तो पीवी कामने, पांडुरंग नाम था इनका पूरा, ठीक है, पांडुरंग भी कामने, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नाम से एक पुस्तक लिखी। ठीक है, किस नाम से लिखी? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के नाम से। और ये काफी फेमस किताब है धर्मसूत्र को जानने के लिए। अब धर्मशास्त्र में पहले आ गया धर्मसूत्र की जानकारी है। धर्मसूत्र क्या होता है? इसमें किसी का धर्म कैसे निभाया जाएगा, जैसे राजा का धर्म क्या होना चाहिए, व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए, एक शिक्षक का धर्म क्या होना चाहिए, एक मंत्री का धर्म क्या होना चाहिए। मंत्री का धर्म क्या होगा? अपने राजा के प्रति सही सलाह देना। ठीक है, अगर गलत सलाह देगा तब तो फिर व्यक्ति का धर्म क्या है कि भाई कोई घायल है, अगर तड़प रहा है तो उसको सड़क पर अगर एक्सीडेंट हो गया उठा के अस्पताल पहुंचा दे, इस तरह करके। कोई गिर गया सड़क पे तो उसकी हेल्प कर दे। यानी जो भी व्यक्ति का धर्म। राजा का धर्म क्या है? प्रजा के प्रति क्या है। तो ये सब धर्मों के बारे में चर्चा की थी। और ऐसा नहीं था कि इन सब धर्मों के बारे में एक ही व्यक्ति ने लिख दिया, हर व्यक्ति आया, उन्होंने कुछ अपने विचार रखे। ठीक है, जैसे एक है गौतम धर्मसूत्र। ठीक है, गौतम धर्मसूत्र फेमस है न्याय के लिए बाबू। इसके लिए फेमस है न्याय के लिए, बहुत फेमस है इनका न्याय दर्शन। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, उसको न्याय कैसे दोगे, किस धर्म के हिसाब से उसे कैसी यानी कि पीड़ा मिलनी चाहिए, चोरी किया है तो क्या दंड मिलना चाहिए। तो ये सब गौतम धर्मसूत्र में बहुत ही डिटेल में दिया गया है। इसी तरह एक आपस्तंभ भी एक सूत्र है, ठीक है, जिसे एक व्यक्ति ने ही दिया है, इसमें भी चर्चा है। बौधायन धर्मसूत्र में भी बहुत तरह की चीजों की चर्चा की गई है। ठीक है, बहुत तरह की चीजों का मतलब है कि उसमें भी राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए प्रजा के प्रति, व्यक्ति का ये अकॉर्डिंग टू बौद्ध के अनुसार बनाया गया है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्मृति। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? याद किया हुआ। याद किया हुआ मतलब जो हमें याद है। स्मृति बोलते हैं ना, मेरी स्मृति में वो है, मेरी यादों में वो है, वही बात। ठीक है, तो याद किया हुआ। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था, श्रुतियां, श्रुतियों के बारे में बताया था कि श्रुति किसे कहते हैं। तो जितने भी वेद लिखे गए हैं वे सब क्या है? श्रुति पर आधारित है। श्रुति का अर्थ मैंने क्या बताया था? सुनकर। देखो, वेद के बारे में मैंने तीन चीजें बताई थी। वेद जो है, पहला श्रुति कहलाता है, दूसरा अपौरुषेय कहलाता है और तीसरा नित्य कहलाता है। ठीक है, अपौरुषेय का अर्थ है कि भाई किसी भी पुरुष ने उसे नहीं बनाया है, ना ही किसी महिला ने बनाया है। ठीक है, वो व्यक्ति ने नहीं लिखा है, वो किसी ब्रह्मा के मुख से निकला है और लोगों ने फिर उसे लिखा बाद में। ठीक है, लेकिन पहले सुना गया, उसी को श्रुति कहते हैं। लेकिन एक हमारे समाज सेवी थे महादेव गोविंद रानाडे, उनका मानना था कि नहीं, लिखा तो इंसानों ने ही, भगवान बताने नहीं आए थे, भगवान को दोष क्यों देते हो। तो सबके अपने अपने मत है इन सब के बारे में। तो स्मृति को ना श्रुतियों से नीचे रखा गया है। इसका मतलब होता है कि जब कभी कुछ किताबें होती हैं, जैसे आप लोगों ने क्लास 10 तो पढ़ी होगी, उसमें सबसे टॉप लेवल का किताब किसे माना जाता है? मैथ्स में बहुत सारी आती है क्लास 10 में, आर डी शर्मा आती है, आर एस अग्रवाल आती है, लेकिन एक बुक हमेशा कंपलसरी होती है। वो बुक कौन सी होती थी? एनसीईआरटी। कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, इसे तो जरूर पढ़ के जाना है, एग्जाम में इसी से आने वाला है। और उसे अगर बढ़िया से याद कर लिया है तो फिर अच्छे मार्क्स आ जाते थे। और आपको अगर नॉलेज के अकॉर्डिंग और हाई लेवल पे जाना है तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल पढ़ते थे। लेकिन बेसिक लेवल पे जो रहता था वो कौन सा रहता था? एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसी तरह स्मृति, एनसीईआरटी को सबसे ऊपर रखा गया, तो वेदों को भी सबसे ऊपर रखा गया है। यानी जितने भी श्रुति हैं, जिन्हें सुनकर लिखा गया, बाद में, पहले सुनकर लोगों में ट्रांसफर हुआ, बाद में लिखा गया, उनसे नीचे रखा गया है किसको? स्मृति को। स्मृतियां भी बहुत सारी लिखी गई हैं, बट हमें उतना पढ़ना नहीं है, और समय समय पर जिनका जिक्र होगा वो आगे हम पढ़ेंगे जब वंश वगैरह आएगा तब। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है टीका। टीका टिप्पणी हम लोग किसी भी चीज पे करते हैं। लड़का लोग का भी फेमस आदत है, कोई बगल से गुजरेगा तो कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेगा नहीं तो लोग का मन नहीं, पेट नहीं चलता। ठीक है, तो टीका स्टेटमेंट, किसी भी तरह का कमेंटबाजी जो आप कर रहे हो वो एक तरह का क्या है? टीका टिप्पणी में आता है। तो बहुत सारे ग्रंथों पर ना बहुत सारे लोगों ने टीका टिप्पणी की है, बहुत बारीकी से लिखा गया, और जिसमें सबसे विवादित रहा है हमारा मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति पर भरूची, गोविंदराज, मेधापति और कुल्लुक भट्ट जैसे विद्वानों ने टीका टिप्पणी की। ठीक है,
अब मनुस्मृति में है क्या भाई ऐसी चीजें? ठीक है, मनुस्मृति में दो चीजें जिसके लिए सबसे ज्यादा बवाल हुआ है। ठीक है, पहला जो इसका एक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, मतलब इसका साफ साफ अर्थ होता है जहां पर भगवान वहीं पर वास करते हैं जहां पर नारी की पूजा होती है, जहां नारी की देखभाल होती है, जहां नारी खुश है वहां पर भगवान निवास करते हैं। और दूसरा, घर में कभी भी देखोगे जो पूजा पाठ से संबंधित कर्म है वो जनरली घर की महिलाएं करती हैं। ऐसा भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि यदि आप महिला किसी के घर में पूजा पाठ करती है, महिलाओं के हाथ से पूजा पाठ होता है, तो वहां भगवान प्रसन्न होकर निवास करते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब देखो ये काफी पुरानी किताबें हैं, ठीक है, काफी पुरानी किताबें हैं, और पुरानी किताबों को अभी मैं जब आगे बताऊंगा आपको, तो पहले के समय में पांडुलिपियों में लिखा जाता था। उसके बाद हम लोगों ने इसे ट्रांसलेट नहीं किया हिंदी में। मनुस्मृति का पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में लोगों ने अपने से मतलब समझ के लिख दिया कुछ भी। ठीक है, और हो गई गलतियां, बात समझ में आई? हो गई गलतियां, या उन्होंने जानबूझ के गलती ऐड कर दिया है ताकि लोग आपस में लड़ते रहें छोटी छोटी बातों को लेकर के। लेकिन जब सही रचना हुई, जब लोगों ने खुद पढ़ना शुरू किया और लोगों ने खुद सीखना शुरू किया, तो बोला कि नहीं भाई, इसमें तो सब सही लिखा हुआ है, आप ही ने गलत ट्रांसलेशन किया था। अब कहने के लिए कोई आदमी सही बात बोलता है, लेकिन हम लोग पर डिपेंड करता है कि हम उसका वर्ड का किस तरह से प्रयोग करते हैं। हो सकता है हम उसको डबल मीनिंग में प्रयोग कर लेते हैं कई बार, ठीक है, कुछ गलत सोच लेते हैं उसके बारे में, या कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वो डिपेंड किस पे करता है? हमारे सोचने के ऊपर। तो सेम हाल हुआ मनुस्मृति के साथ भी। उसके बाद दूसरा इसका जो सबसे विवादित पन्ना है वो है कि वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है चीजों को। किसमें बांटा गया है? वर्ण व्यवस्था में, यानी जाति व्यवस्था। ठीक है, और जाति व्यवस्था में साफ साफ लिख दिया गया है गुना कर्म च, मतलब कि जो भी बंटवारा होगा वो कर्म पर आधारित होगा। वो किस पर आधारित होगा? कर्म पर आधारित होगा, ना कि वंश पर आधारित होगा। लेकिन लोगों ने फिर से गलतियां की और लोगों ने गलत ट्रांसलेशन किया। बात समझ में आई? भीमराव अंबेडकर जी ने खुद मनुस्मृति को जला दिया था। ठीक है, जब भारत का संसद भवन 1947 में दिल्ली लुटियंस हाउस के सामने जब वो बाहर निकले थे, तो उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। ठीक है, तो उस समय हमारे केरला के एक शंकराचार्य हुआ करते थे, बहुत फेमस शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि अगर आप मनुस्मृति में किसी भी तरह की गलतियां दिखा दोगे, ठीक है, मनुस्मृति के बारे में किसी भी तरह की गलतियां दिखा दोगे, तो आप जो बोलोगे वो हम मान लेंगे। आप बोलोगे बौद्ध बन जाओ या जो भी करना है, और अगर नहीं तो हम जो बोलेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन वो डिबेट आज तक हुई नहीं। देखो, भीमराव अंबेडकर नो डाउट बहुत ही ग्रेट आदमी थे। उनके जैसा थिंकर ना कोई पैदा हुआ है, ना ही कोई भविष्य में पैदा ले सकता है। उन्हें पहले से पता था कि आज से 20 साल बाद क्या होने वाला है, आज से 50 साल बाद क्या होने वाला है। इतने अधिक नॉलेजेबल आदमी थे। ठीक है, और उन्होंने जो जो लिखा है अपनी किताब में वो आज सच हुआ है। उन्होंने कहा था कि चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लेगा, चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने लिखा था कि नेहरू जी जो पंचशील समझौता चाइना के साथ कर रहे हैं, चाइना तोड़ देगा और चाइना भारत पे हमला करेगा, वो भी सत्य हो गया। यानी कितना दूरदर्शी आदमी थे वो। पाकिस्तानियों ने कहा था आप आके मिल जाओ, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उसके बाद तीसरा उनका दूरदर्शिता का चित्र, जब हिस्ट्री में हम आगे पढ़ाएंगे, जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो वहां पर क्या होता है कि सांप्रदायिक पंचांग की बात कर दी गई थी। मतलब कि एक अलग देश जो भारत से अलग हो, ठीक है, और वहां पर शासन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ निचली जाति के लोग, ठीक है, जिनको निचली जाति कहा जाता है। ऐसे हम जाति में बिलीव नहीं करते, बट ऐसा कहा जाता है कि जो निचली जाति में है, दलित जाति के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं का शासन होगा। और 77 सीटें दी जा रही थी। ठीक है, 77-75 जो भी था, वो तो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस बारे में। लेकिन जब गांधी जी उन्हें समझाने आए पुणे के यरवदा जेल में, तो उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और गांधी जी बोले कि आपको 77 को दे दिया जा रहा है ना सीट, ठीक है, 77 था या 70 था, जो भी था, एक अमाउंट में था। हम बोले आपको उससे दुगुना से भी अधिक सीट हम देंगे, दोगुना से भी अधिक सीट देंगे। हाँ, गांधी जी ने ये कहा, लेकिन आपको भारत में रहना, आपको भारत से अलग नहीं मिलेगा। यानी अंग्रेजों का क्या मानना था कि देखो, मुस्लिमों को एक अलग देश दे दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, और एक दलितों के लिए भी अलग देश बना दो, भारत का पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दो, एकदम बांट दो बढ़िया से भारत को। अंग्रेजों का ये मास्टर प्लान था। लेकिन जब गांधी जी को ये समझ में आया तो उन्हें भी दुख हुआ और भीमराव अंबेडकर को मनाए, और भीमराव अंबेडकर ने भी इस बात को समझा कि अगर हम भारत से अलग हो जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं, हमारा विकास उस स्तर पर नहीं हो पाएगा। तो इनको दोगुना से भी अधिक सीटें दी गांधी जी ने, और एक जगह पर नहीं दी,
4 गो महाराष्ट्र में दे दिया, 10 गो बिहार जैसा जगह पे दे दिया, 15 गो तुम्हारा साउथ तरफ दे दिया, 20 गो इधर दे दिया, इस तरह करके पूरा देश में दे दिया। अरे भैया जाहिर सी बात है, जहां पर दलित या जो भी कास्ट के लोग हैं अधिक मात्रा में, वहीं पर ना आरक्षण दोगे आप? ऐसा थोड़ी है आप पूरा महाराष्ट्र में बोलोगे कि नहीं पूरा महाराष्ट्र ले लो आपका। तो ये बहुत ही अच्छा मास्टर स्ट्रोक था और दोनों समझदार लीडर थे। यही एक काम था जो गांधी जी ने बेस्ट काम किया था, नहीं तो आज एक और अलग राज्य देश बन गया होता। और भीमराव अम्बेडकर ने भी इस चीज को समझा। क्यों बोला मैंने कि, लेकिन यहाँ पर मनुस्मृति के केस में सब उस टाइम पे अच्छा से, यानी कि जो उन्होंने पढ़ा ना वो इंग्लिश वर्जन पढ़ा, संस्कृत जानते थे लेकिन संस्कृत में यानी आप क्या कह सकते हो उतना डिटेल नॉलेज होना सबका बस का बात नहीं था। और उस टाइम पे तो ना इंटरनेट था ना कुछ और था। खैर ये सब बातें होती रही। इसके बाद आया याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, क्या था? याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में मैंने पिछले बार में आपको संहिता जब पढ़ाई थी तो एक संहिता का नाम लिखाया था गार्गी याज्ञवल्क्य, या याज्ञवल्क्य जी गार्गी लिखाया था ना। ठीक है, तो उसमें याज्ञवल्क्य जी और गार्गी का डिबेट हुआ था। ठीक है, गार्गी एक विदुषी थी, यानी कि काफी विद्वान औरत या स्त्री, और याज्ञवल्क्य जी भी काफी नॉलेजेबल आदमी थे। उस पर भी इन्होंने जो स्मृति यानी अपनी यादों के स्तर पर जो लिखा, ठीक है, तो उस पर अपराध और विश्व रूप ने टीका लिखा है, यानी अपना अपना कुछ स्टेटमेंट दिया है। पूछा जाता है कि मनुस्मृति पर टीका किसने किसने लिखा है, तो भरूची, गोविंदराज, मेधापति और कुल्लू भट्ट। याज्ञवल्क्य पे अपराध और विश्व रूप में लिखा था। इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग अभी शुरू करेंगे वो है वेदांग।